पीओके से लेकर एलओसी तक इस वक्त भारतीय सेनाओं का कहर टूट पड़ा है। एक तरफ तो थल सेना, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब तक लग रहा था कि भारत सिर्फ कुछ अपने ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन असल में भारत ने अब ऑपरेशंस की श्रृंखला जोड़ दी है। भारत ने एक के बाद एक पीओके पर कई बड़े एक्शन लेने शुरू कर चुके हैं। पिछले 72 घंटों में भारत ने सबसे पहले कई अहम टारगेट को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारतीय आर्म फोर्सेस ने पीओके के 150 किलोमीटर तक के दायरे पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हुए न सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी पर भी पाक को धूल चटा दी। हाल यह बन गया कि पिछले 48 घंटों से पाक में लगातार ब्लैकआउट की कंडीशन बन चुकी है। पाक के लगातार सैन्य कमांड फोर्सेस एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत ने उन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा से लेकर पूरा पीओके एक ऐसे भूचाल से गुजर रहा है जिसे इस क्षेत्र ने दशकों में कभी महसूस नहीं किया था। भारतीय सेनाओं की गतिविधियों की गति और तीव्रता इतनी अधिक है कि पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र भीतर तक हिल चुका है। अब तक यह माना जा रहा था कि भारत सीमित और सटीक ऑपरेशंस के जरिए केवल कुछ चुनिंदा आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने पूरी तस्वीर बदल दी है। असल में भारत ने अब अपने अभियानों को एक बड़े पैमाने पर समन्वित रणनीतिक श्रृंखला में बदल दिया है। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें थल सेना, वायुसेना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और विशेष बल स्पेशल फोर्सेस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 72 घंटों की भारतीय कार्रवाई कुछ ऐसी रही है जैसे किसी अदृश्य शिकारी ने जंगल में प्रवेश किया हो और पल भर में पूरा संतुलन बदल दिया हो। बताएंगे, चैनल पर बने रहेंगे। ये वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने पीओके के भीतर कई अत्यंत महत्वपूर्ण कमांड एंड कंट्रोल नोड्स को निशाना बनाया। ये वही ठिकाने थे जहां से पाकिस्तान अपनी एलओसी साइट की गतिविधियों को संचालित करता था और आतंकवादी लॉन्च पैड्स को सक्रिय रखने के आदेश जारी किए जाते थे। उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर पैटर्न वाले मिशन और सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग के जरिए भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स से कहीं आगे जाकर एक नए तरह का एरियल डोमिनेंस मॉडल पेश किया। बमुश्किल कुछ ही मिनटों में पीओके के कई अहम पॉइंट्स ध्वस्त हो गए। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना की विशेष इकाइयां ऐसे इलाकों में दाखिल हो गईं जहां पाकिस्तानी फोर्सेज ने कभी भारतीय पैठ की कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे चरण में भारत ने 150 किलोमीटर तक फैले पूरे पीओके कॉरिडोर में एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर छेड़ दिया। पाकिस्तान की सैन्य संचार प्रणाली, चाहे वह रेडियो हो, एससीटी लिंक हो, फाइबर नेटवर्क हो या मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट फोन, अचानक एक एक कर चुप होने लगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने न केवल इन नेटवर्क्स को जाम किया बल्कि कई को पूरी तरह 100% फ्रीज कर दिया। इसका असर इतना व्यापक था कि पाकिस्तान की दो बड़ी कोर कमान एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रही थीं। जिन ठिकानों से आमतौर पर कम से कम 60 सेकंड की प्रतिक्रिया मिल जाती थी, वहां 6 से 6 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। पीओके में तैनात पाकिस्तानी सैनिक अचानक जैसे अंधेरे में फंस गए। न ऊपर से आदेश, न नीचे से रिपोर्ट, सिर्फ भ्रम और तनाव। तीसरे चरण में भारतीय थल सेना ने एलओसी के कई सेक्टर्स में तीव्र आर्टिलरी और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पोजीशंस को मजबूती से स्थापित किया। कई स्थानों पर भारतीय फायरिंग इतनी तीव्र थी कि पाकिस्तान की चौकियों ने अगले 18 घंटे तक कोई प्रतिकार नहीं किया। सैनिकों की आपूर्ति रुक गई, आने जाने वाले रूट बंद हो गए और पाकिस्तान की परिचालन क्षमता 60% तक गिर गई। भारतीय सेना ने उन ऊंचाइयों पर भी पकड़ मजबूत की जहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा सके। इससे पूरा पीओके कॉरिडोर भारतीय निगरानी छतरी के नीचे आ गया। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा सामरिक मोड़ मान रहे हैं। चौथे चरण में स्थिति और बिगड़ने लगी। पाकिस्तान को यह समझने में कई घंटे लग गए कि भारतीय हमले केवल सीमित प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि एक सुविचारित, बहुआयामी, नेटवर्क सेंट्रिक कैंपेन का हिस्सा थे। भारतीय सेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई ने पीओके के कई प्रमुख क्षेत्रों को ऐसे मौन में डाल दिया जैसे पूरा इलाका अचानक समय में स्थिर हो गया हो। इसके साथ ही लगातार बर्फीली रातों में भारतीय विशेष बल उन इलाकों में सक्रिय रहे जिन्हें पाकिस्तान ने अभेद्य बताया था।
इन विशेष बलों ने आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को निष्क्रिय किया, गोला बारूद के ठिकानों को नष्ट किया और कई महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। परिणाम यह हुआ कि पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों से निकलने वाली गतिविधि 80% तक कम हो गई। पांचवें और सबसे निर्णायक चरण में पाकिस्तान का ब्लैकआउट शुरू हुआ। सैन्य अड्डों पर अंधेरा, सड़कों पर अंधेरा, नियंत्रण कक्षों में अंधेरा, हर जगह अराजकता फैलने लगी। यह सिर्फ बिजली का ब्लैकआउट नहीं था, यह रणनीति थी। भारत ने साइबर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के जरिए पाकिस्तान के कमांड नेटवर्क को ऐसे जकड़ लिया कि न केवल संचार ठप हुआ बल्कि बैकअप सिस्टम भी समय पर सक्रिय नहीं हो सके। पाकिस्तान के कई कमांडर एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए, कई यूनिट्स ने अपने आदेश गलत समझे और कुछ ने तो स्वरक्षा में अपनी पोजीशन बदलने की भी कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि एलओसी के कई इलाकों में पाकिस्तानी जवानों ने खुद अपने मोर्चे खाली किए, जिससे भारत की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हाल हो गई। पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने कहीं भी अपनी आधिकारिक ओर से कोई बड़ा बयान नहीं दिया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई राजनीतिक बयान। बस ये संकेत कि जो भी किया जा रहा है वह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हो रहा है। यही मौन पाकिस्तान को और बेचैन कर रहा है, क्योंकि मौन का मतलब अक्सर एक बड़ी रणनीति का संकेत होता है। यह साफ हो चुका है कि भारत अब पुराने नियमों के तहत प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि वह अपने सुरक्षा सिद्धांतों को नए वैश्विक मानकों पर पुनर्गठित कर रहा है। इन 48 से 72 घंटों की श्रृंखलाबद्ध कार्रवाई ने दक्षिण एशिया में एक बिल्कुल नई सैन्य रणनीतिक वास्तविकता स्थापित कर दी है। पीओके से लेकर एलओसी तक भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान इस समय न केवल सामरिक रूप से घिरा हुआ है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव में है। भारतीय सेना की यह नई रणनीति केवल एक सीमित सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत अब अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, तेजी से, सटीकता से और बिना शोर शराबे के। इसकी तरफ से भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, बल्कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का मदद भी इस बार जोरदार किया है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने न सिर्फ पाक बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाला काम किया है। दरअसल भारत ने इस बार बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। भारत ने इस वक्त पाक के सबसे अहम ठिकाने यानी कि उसके ओनेल डिपो को डायरेक्टली निशाना बनाया है। बता दें कि यह ओनेल डिपो भारत के एलओसी और पीओके से महज 140 किलोमीटर दूर मौजूद था, जहां से पाक अपनी पूरी सैन्य गतिविधि को अंजाम दे रहा था। वही ओनेल डिपो है जहां से पाक के फाइटर जेट को ओनेल प्रोवाइड होता था, जहां से पाक के टैंक को यहां से ओनेल मिलता था। यानी कि यह पूरा का पूरा आर्म बेस के रूप में मौजूद था। यहां से आर्मी के हर एक हेडक्वार्टर को ओनेल सप्लाई किया जा रहा था और तेल अपने इस ओनेल डिपो को पाक पूरी तरीके से सेना को सौंप चुका था, जहां से न सिर्फ अपनी सेना को बल्कि पाक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई तरीके की सप्लाई भी कर रहा था। लेकिन भारत को इस बात की जड़ से ही भनक लगी है। अब भारत ने इस पर अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ओनेल डिपो भारत के निशाने पर क्यों आया, यह एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। अब आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पूरी भारत की स्ट्रेटजी। भारत ने सबसे पहले ओनेल डिपो को ही क्यों निशाना बनाते हुए सबसे पहले इसे पूरी तरीके से ब्लास्ट ध्वस्त करने का इस वक्त काम किया है। बता दें कि इस खबर के आने के साथ ही पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है और अमेरिका ने यहां तक कि पाक को अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत ओनेल डिपो को उड़ाने के बाद अब अपनी असल में बड़ी चाल चलने जा रहा है। भारत अपनी पूरी स्ट्रेटेजिकली प्लान करने जा रहा है। क्या है वह पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से? भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक क्षमता बल्कि अपने लगातार प्रयासों को ले जा रहे अब आगे उन्हें एक्सटेंड करने जा रहा है। भारत द्वारा एलओसी और पीओके से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान के उस ओनेल डिपो को निशाना बनाना, जो वास्तविकता में पाकिस्तान की संपूर्ण सैन्य मशीन का ऊर्जा केंद्र था, केवल एक साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बहुस्तरीय रणनीतिक संदेश और भू राजनीतिक संकेतों से भरी एक उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रणनीति का संकेत है।
यह वही ऑयल डिपो था जहां से पाकिस्तान के फाइटर जेट, बख्तरबंद टैंक, रडार यूनिट, सैन्य ट्रकों और विभिन्न आर्मी हेडक्वार्टर तक तेल की विशाल सप्लाई चलती थी। पाकिस्तान ने इसे एक पूरी तरह सुरक्षित, सैन्य नियंत्रण में रखे गए लॉजिस्टिक नोड के रूप में विकसित किया हुआ था, जहां से न केवल उसकी पारंपरिक सेना को ऊर्जा मिलती थी, बल्कि आतंकवादी नेटवर्क, सीमा पार स्लीपर सेल और विशेष अभियान समूहों को दी जाने वाली गुप्त सप्लाई लाइन भी यहीं से संचालित होती थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को लंबे समय से इस बात का संदेह था कि पीओके और उत्तरी पंजाब सेक्टर में आतंकवाद को ऊर्जा, हथियारों के परिवहन और तेजी से ऑपरेशन करने की जो शक्ति पाकिस्तान को मिलती है, ओनियल लाइफलाइन के माध्यम से कायम रहती है। इसलिए जब यह संकेत पहली बार मिला कि पाकिस्तान ने हालिया महीनों में इस ओनियल डिपो को और भी अधिक सैन्यीकृत कर दिया है, उसे मिसाइल गार्डेड जोन में बदल दिया है और उसके आसपास कई मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म भी तैनात कर दिए हैं, तभी भारतीय रणनीतिक समुदाय के भीतर इसे हाई वैल्यू टारगेट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भारत जानता था कि किसी भी संघर्ष या हाइब्रिड वॉरफेयर स्थिति में दुश्मन की ऊर्जा आपूर्ति को काट देना उसके पूरे कमांड ढांचे को अस्थिर कर देता है, और यही रणनीति भारत ने बेहद सटीक समय और गुप्त तैयारी के साथ लागू की। ऑपरेशन के प्रभाव को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आधुनिक युद्ध केवल टैंकों, विमानों और सैनिकों की संख्या पर नहीं चलता, बल्कि उनकी सतत संचालन क्षमता यानी फ्यूल लॉजिस्टिक्स पर निर्भर करता है। पाकिस्तान का यह ऑयल डिपो, जिसे अब भारत ने ध्वस्त कर दिया, असाधारण स्तर का हब था। इस डिपो का नष्ट होना पाकिस्तान की वायुसैनिक क्षमताओं पर तत्काल मनोवैज्ञानिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रभाव डालता है। एक ओर पाकिस्तानी एयरफोर्स को अचानक एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें उसे फाइटर जेट्स की उड़ान सीमित करनी पड़ सकती है, विशेषकर उन जेट्स की जो लोहे से भरे पहाड़ी सीमाई क्षेत्रों में पहले ही उच्च ईंधन खपत के कारण अधिक रखरखाव मांगते हैं। दूसरी ओर क्लोज सपोर्ट मिशन, टैंक मूवमेंट, लॉजिस्टिक ब्रिगेड और रैपिड रिएक्शन फोर्स अब ईंधन की कमी के कारण धीमे पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की सेना भली भांति जानती है कि किसी भी बड़े सैन्य अभियान में बैकएंड सप्लाई टूटते ही फ्रंटलाइन सैनिक अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं। इसलिए जैसे ही इस ऑयल डिपो के नष्ट होने की खबर फैली, पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में एक असामान्य हलचल देखी गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस द्वारा पाकिस्तान को जारी किया गया अलर्ट बताता है कि इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां केवल एक सीमित स्ट्राइक के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे भारत द्वारा किसी संभावित बड़े भू राजनीतिक कदम की प्रारंभिक चाल माना जा रहा है। अमेरिका की नजर में दक्षिण एशिया पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र है और वह जानता है कि जब भारत इतना प्रभावशाली तथा संवेदनशील सैन्य लक्ष्य चुनता है, वह भी पाकिस्तान की मुख्य ऊर्जा लाइनों में से एक, तो यह कदम केवल टैक्टिकल नहीं हो सकता। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि भारत 3 की यह कार्रवाई दोहरी रणनीति से प्रेरित है। पहला, पाकिस्तान की सैन्य सप्लाई चेन को कमजोर करना, और दूसरा, आने वाले महीनों या हफ्तों में किए जाने वाले किसी निर्णायक कदम के लिए रणनीतिक वातावरण को तैयार करना। अमेरिका यह भी समझ रहा है कि भारत अब केवल रक्षात्मक ढांचे में सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और पीओके को लेकर अपनी नीति को अधिक आक्रामक एवं निर्णायक बनाना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिकी अलर्ट में यह भी संकेत है कि भारत अब आगे ऐसे कदम उठा सकता है जो पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को चुनौती दें, उसके सैन्य ठिकानों को दबाव में डालें और पीओके में उसकी पकड़ को कमजोर करें। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने अन्य किसी सैन्य ठिकाने की बजाय सबसे पहले इस ऑयल डिपो को ही क्यों निशाना बनाया। इसका पहला और स्पष्ट कारण यह है कि युद्ध में या तनावपूर्ण स्थितियों में एनर्जी चोक पॉइंट को नष्ट करना दुश्मन के पूरे सैन्य ढांचे को अक्षम बना देता है, वह भी बिना भारी जनहानि के। दूसरा कारण यह है कि भारत ने स्पष्ट रूप से एक ऐसे लक्ष्य का चयन किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जस्टिफाइबल माना जा सके। यह लक्ष्य आतंकवादी समूहों को भी सप्लाई देता था, इसलिए भारत की कार्रवाई को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। तीसरा कारण यह है कि यह लक्ष्य भारत को न्यूनतम जोखिम और अधिकतम रणनीतिक लाभ प्रदान करता था। न तो इसके लिए बहुत भारी सैन्य ताकत की आवश्यकता थी और न ही इससे भारत पाक की सीधी बड़ी पैमाने की लड़ाई तुरंत शुरू होने का जोखिम था। यह सीमित लेकिन अत्यधिक प्रभावी ऑपरेशन है जिसने पाकिस्तान को सामरिक, आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक चारों स्तरों पर झटका दिया। भारत की व्यापक रणनीति स्पष्ट रूप से 2 चरणों में विभाजित दिख रही है।
पहला चरण लॉजिस्टिक एवं रणनीतिक लक्ष्यों को सर्जिकल तरीके से अक्षम करना ताकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्षमता सीमित रहे। दूसरा चरण कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य दबाव का संयुक्त उपयोग करके पाकिस्तान को पीओके में अपने नियंत्रण को ढीला करने पर मजबूर करना। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट है कि भारत अब अपनी नीति में डिटरेंस के साथ साथ डिसरप्शन का भी उपयोग कर रहा है। पहले भारत केवल सीमा पार आतंकवादी ढांचों को लक्ष्य बनाता था, अब वह पाकिस्तान की सैन्य संरचना को भी निशाना बनाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, विशेषकर वहां जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियों का सीधा संबंध है। यह रणनीति भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, सैन्य शक्ति और विश्व मंच पर उसकी नई भूमिका को दर्शाती है, जहां वह केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लेने की स्थिति में आ चुका है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह हमला केवल सैन्य नुकसान का मामला नहीं बल्कि कंट्रोल लॉस का मामला है। पाकिस्तान सोच रहा है कि जब भारत उसके इतने महत्वपूर्ण और सुरक्षित ठिकाने को नष्ट कर सकता है तो अगला कदम क्या होगा? क्या भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी बड़ी सैन्य गतिविधि की तैयारी कर रहा है? एलओसी पर नई रूल ऑफ एंगेजमेंट लागू करने की योजना है? क्या भारत ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसमें पाकिस्तान की सैन्य गहराई को धीरे धीरे खत्म किया जाए? यह सवाल अब केवल पाकिस्तान के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति केंद्रों के भीतर भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। इन सब के बीच भारत का कूटनीतिक स्वर आश्चर्यजनक रूप से शांत और संयमित है, जो दर्शाता है कि भारत किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय सुविचारित, अत्यंत व्यवस्थित और दीर्घकालिक रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रहा है। भारत ने न केवल सैन्य स्तर पर कार्रवाई की है बल्कि इससे पहले महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने, उसकी आतंकी गतिविधियों के सबूत देने और वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश की है। अब जब यह ऑपरेशन सफल रहा है, भारत के अगले कदम इस रणनीतिक ढांचे के विस्तार के रूप में देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह साफ दिखाई देता है कि भारत की यह कार्रवाई एक स्वतंत्र घटना नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक कथा का हिस्सा है। एक ऐसी कथा जिसमें भारत न केवल अपनी सुरक्षा को नया रूप दे रहा है बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी पुनर्परिभाषित कर रहा है। पाकिस्तान के ऑयल डिपो पर हुआ यह सटीक हमला आने वाले महीनों में भारत पाक संबंधों की दिशा तय कर सकता है और इसी कारण यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य एक्ट नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संदेश भी है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि हमारी वीडियोस किन किन लोगों तक और देश के किन किन कोने तक पहुंच रही है और हम बेहतर जानकारी आप तक सबसे पहले मुहैया करा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने पहले ही रातों रात अपनी स्पेशल फोर्सेस के 3 प्रमुख पैरा ग्रुप एसएएफ मार्कोस और गरुड़ कमांडो, जिन्हें कहा जाता है सबसे खतरनाक, भारत के कमांडो चेन में जोड़ा जाता है। इसे पहले संकेत दिए जा चुके थे, भारत की सीमित स्ट्राइक के नहीं बल्कि इस बार पीओके एलओसी दोनों पर निर्णायक कार्रवाई की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के उत्तरी सेक्टर में तैनात 3री और 4थी 14वीं कोर की, जो अलर्ट मोड पर उसे डाल दी गई थी, इन्फेंट्री को साथ ही भारतीय वायुसेना ने अपने सुको 30, MKI, राफेल, मिराज से लेकर के LCA तेजस तक के कई एयर बेसों से इन्हें उड़ान भरने को भी दे दिया था, इन्विटेशन। और इसके साथ ही भारत ने जैसे ही पूरा का पूरा ध्यान पाक का एलओसी एंड पीओके के अंदर तक सीमित किया, इसके बाद भारत ने अपना सबसे बड़ा जो चाल थी वो चली। भारत ने सेना ने अपनी सबसे प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि हम इसे आम भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ा बेसमेंट ध्वस्त करने का काम किया गया है और इस वक्त भारत ने वही किया है। भारत ने पाक के सबसे अहम ऑयल डिपो को टारगेट किया है। यह ऑयल डिपो वही ऑयल डिपो है जहां से पाक पूरे एलओसी पर टारगेट करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, यहां तक कि घुसपैठ करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, उन्हें रिफ्यूलिंग का काम यहां से होता है। रिफ्यूलिंग मतलब आप समझिए कि आतंकी गतिविधियों और आतंकियों की गाड़ियां, टैंक से लेकर के आर्म फोर्सेस और यहां तक कि पाक के फाइटर जेट को भी यहां से रिफ्यूल किया जा रहा था और यही रिफ्यूलिंग सेंटर को भारत ने इस वक्त टारगेट किया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भारत अब बड़ी प्लानिंग करने जा रहा है इन सेंटर को टारगेट करने का।
साफ मतलब यह है कि अब ओनेल डिपो पाक का नहीं रहा। अब पाक को अगर सेना पर और एलओसी पर कोई बड़ी गतिविधि को अंजाम देना है तो उसे अपने दूर स्थित ओनेल डिपो से ओनेल की सप्लाई करनी होगी। यानी कि भारत को उस बीच एक बड़ा समय मिल जाएगा। यानी कि इस बीच में पाक ना तो अपने फाइटर जेट इस वक्त एलओसी या फिर भारत के साथ पीओके पर उतार सकता है, बल्कि अपने टैंक रेजिमेंट को भी इस वक्त पाक आगे नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या बिना फ्यूल के कोई टैंक आगे बढ़ सकता है? क्या बिना फ्यूल के कोई फाइटर जेट हवा में उड़ान भर सकता है? भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और एलओसी के भीतर संचालित निरंतर उकसावे, आतंकी ठिकानों की सक्रियता और सीमा पर लगातार हो रही फायरिंग की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार अपनी सैन्य रणनीति को एक नए निर्णायक चरण में प्रवेश कराया गया है, वह इस पूरे क्षेत्र की भू रणनीति को पुनर्परिभाषित करने वाला कदम माना जा रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान अपनी सीमा के नजदीक रखे विशेष ओएल डिपो, फ्यूलिंग बेस और रिफ्यूलिंग सेंटरों को न केवल सेना और सीमा बलों की तैनाती के लिए इस्तेमाल करता रहा था, बल्कि इन्हीं डिपो से आतंकियों की गाड़ियों, उनके हथियारों की सप्लाई लाइनों, घुसपैठ में शामिल वाहनों और यहां तक कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करने के लिए रिफ्यूलिंग की जाती थी। भारत की खुफिया एजेंसियों और सैन्य विश्लेषणों ने लंबे समय तक इन डिपो की गतिविधियों पर नजर रखी और यह पाया कि पाकिस्तानी सेना की सीमा पर किसी भी गतिविधि की इन्हीं फ्यूल बेसों पर टिकी हुई थी। इसीलिए जब भारत ने अपना पूरा ध्यान पहली बार सीधे सीधे पाक के भीतर तक ऑपरेशनल डेप्थ में जाकर सीमित करने का निर्णय लिया, तब यह स्पष्ट हो गया कि भारत की अगली रणनीतिक चाल केवल आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य संरचना को भीतर से कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। इसी संदर्भ में भारत ने एक अत्यंत सुनियोजित, उच्च सटीकता वाली ऑपरेशन के माध्यम से पाक के सबसे अहम ओनेल डिपो को टारगेट किया। वह डिपो जो पूरे एलओसी पर सेना, आर्मर्ड यूनिट्स, पैदल सेना की गश्त, आतंकियों की टीमों की आवाजाही और पाक के लड़ाकू विमानों की शीघ्र प्रतिक्रिया क्षमता का आधार था। भारत का यह कदम एक सामान्य सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट न्यूट्रलाइजेशन था, जिसने पाकिस्तान की तत्काल संचालन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। जिस ओनेल डिपो पर निशाना साधा गया वह पाक सेना का फॉरवर्ड ऑपरेशनल फ्यूल ग्रिड था, जहां से टैंक रेजिमेंट, आईएफवी, एपीसी, पिकअप वाहन और आतंकियों के वाहन सभी को रिफ्यूलिंग मिलती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 लड़ाकूओं को भी रिफ्यूलिंग मिलती थी। विमानों को भी जरूरत पड़ने पर तुरंत उड़ान भरने योग्य बनाने की सुविधा यही से मिलती थी। इस डिपो के निष्क्रिय होने का अर्थ है कि पाकिस्तान अब तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता खो चुका है। न वह तेजी से सैनिकों को आगे बढ़ा सकता है, न भारी टैंकों को, और न ही एयरफोर्स को तत्काल सक्रिय कर सकता है। भारत के लिए यह एक बड़ा सामरिक लाभ है, क्योंकि पाक को अब दूर स्थित बैकअप ऑयल डिपो से ईंधन लाना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ समय बढ़ेगा बल्कि उनकी सप्लाई लाइन लंबी होने से वे अधिक असुरक्षित भी होंगी। भारत जानता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि दुश्मन की लॉजिस्टिकल आर्टरीज को काटकर भी जीता जाता है। जिस क्षण दुश्मन की सप्लाई लाइन टूटती है, उसके टैंक ठहर जाते हैं, उसकी बटालियनें रुक जाती हैं और उसका एयरफोर्स उड़ान भरने की क्षमता खो देता है। इसी सिद्धांत के तहत भारत ने यह निर्णायक प्रहार किया है। पाक सेना के लिए यह केवल एक ओनेल डिपो का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे उत्तरी सैन्य ढांचे की गति को पंगु करने वाला झटका है। इस डिपो के ध्वस्त होने के बाद पाक सेना के लिए किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहले ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, और यह प्रक्रिया कम से कम कई घंटे या कई बार एक दिन तक भी ले सकती है, जिसका अर्थ है कि भारत को प्रतिक्रिया देने, अपनी स्थिति मजबूत करने और अगली कार्रवाई की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे भारत को सामरिक रूप से वह टेम्पोरल एडवांटेज प्राप्त हुआ है जो किसी भी सैन्य संघर्ष की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार बिना ईंधन के कोई टैंक आगे नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार कोई फाइटर रेस्ड जेट उड़ान नहीं भर सकता, और यह बात पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता। भारत के इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वह केवल रक्षा मुद्रा में ही नहीं बल्कि संसाधनों के पुनर्संगठन जैसी लंबी और थकाऊ प्रक्रिया में भी उलझ गया है। इस चरण में पाकिस्तान की सैन्य स्थिति वहीं पहुंच गई है जहां उसकी पूरी रणनीति, फॉरवर्ड मोबिलिटी, रैपिड डिप्लॉयमेंट, हाई अलर्ट रिस्पॉन्स और एयर सपोर्ट सभी ठप हो गए हैं।
भारत का यह कदम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश है। एक ऐसा संदेश कि यदि पाकिस्तान आतंकी ढांचे को संरक्षण देता रहेगा, एलओसी पर भ्रम पैदा करेगा या भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा, तो भारत अब केवल लक्षित हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह पाकिस्तान की युद्ध करने की क्षमता के मूल ढांचे को ही निशाना बना सकता है। इस हमले ने पाकिस्तान की सैन्य मानसिकता पर भी भारी प्रभाव डाला है, क्योंकि उसे पता है कि यदि अगला लक्ष्य उनके एम्यूनिशन डिपोज, आर्मर्ड रिजर्व्स या एयरबेस फ्यूल फार्म्स हुए तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। भारत ने एक ही प्रहार में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह रक्षात्मक नीति के बजाय सक्रिय रणनीति अपना चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।